प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हेलो गाइस, तो चलो चलते हैं कक्षा 12th के एनसीईआरटी के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ईंटें, मनकें तथा अस्थियाँ। ये पार्ट है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो चलो चलते हैं कि हड़प्पाई मोहर, ये चित्र 1.1 में दिख रही है आपको, ये हड़प्पाई मोहर है। यहाँ पर जो चित्रकला भी की गई है कि संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ये जो हड़प्पा है वो सिंधु घाटी की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सैलकड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि का उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। ये जो है यहाँ पर जो चित्रकला के साथ साथ कुछ लेखन कार्य भी किया गया है, उसे अभी किसी वैज्ञानिक की समझ में या उसने कभी पढ़ा नहीं है या पढ़ा यो अभी इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। यो कभी अभी जो वैज्ञानिक हैं वो पढ़ नहीं पाए हैं यो लिपि के बारे में। तो चलो आगे चलते हैं कि जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भंडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिली है। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो हमारे से जो पहले जो सभ्यता में जो यहाँ पर जो मिले अवशेष पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे। तो ये पारिभाषिक शब्द स्थान तथा कला, ये वहाँ के बारे में जो पारिभाषिक शब्द, ये स्थान कला है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसको बात को ध्यान रखना। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्व वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट पुरावस्तु के शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनकें, बाट, आपके मन में आ रहा होगा ये बाट किसे कहते हैं। ये बाट हैं जिसमें जो बीच में एक छेद होता है जिसमें से हम कोई माला वगैरह या कोई भी कुछ चीज़ बना सकते हैं, जैसे आज उनको मोती कहते हैं। ये बाट पत्थर के फलक, जो चित्र ये दिख रहे होंगे जो 1.2, ये चित्र ये मनके हैं, मनके बाट तथा फलक, ये 1.2 चित्र ये तो देख लिया है आपने। और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। जो पकी हुई ईंटें आज के युग में तो शायद वैसी हैं, शायद उस समय और या किसी अन्य प्रकार की हों। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, ये जो हैं ये पाकिस्तान में हैं, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं जो एक विशेष से लंबी दूरी पर स्थित है। जो मानचित्र 1 में अभी देखते हैं आगे। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। अगर ये सवाल बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा कैसे पड़ा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, तो ये जो सभ्यता थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई सभ्यता थी। यहाँ पर ये पहली बार खोजी गई थी। ये पृष्ठ 6 में देखेंगे आगे के नाम पर किया गया। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईस्वा पूर्व के बीच किया गया। कि इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व किया गया। ये जो एनसीईआरटी किताब है इसमें तो ये दिया गया है। वैसे इसका काल निर्धारण लगभग 5 से 8,000 साल पहले बताया जा रहा है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा भी कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता
को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। ये है जो मानचित्र जो आगे बताया था, ये जो स्थान है ये मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में अभी मैंने पढ़ा। ये मोहनजोदड़ो ये नहीं, ये सिंध, ये शायद सिंधु घाटी, जो यहाँ पर ये खोजी गई सभ्यता थी, ये हड़प्पा सभ्यता है। अब चलो यहाँ इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं डिटेल में कि अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी लिखा पाते हैं। यह दोनों एनो एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट। जो अब इस पुस्तक में हमने BCE के लिए, ईसी पूर्व, CE के लिए तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। ये जो आरंभ इस क्षेत्र में विशेष हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अभी अपनी विशिष्ट मृतबांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थीं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। ये निर्वाह के तरीके हैं। आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति, ये मानचित्र फर्स्ट, जिसमें विकसित हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा, ये जो विकसित हड़प्पा, ये निर्वाह के तरीके हैं। आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। ये हड़प्पा सभ्यता है, ये स्थान है, ये रही हड़प्पा सभ्यता। यहाँ आगे देखते हैं इसमें क्या है। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। जो निर्वाह के तरीके थे वो कई स्थानों पर समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद होते थे और जानवरों, मछली भी शामिल हैं, से प्राप्त भोजन करते थे। ये जो हड़प्पा सभ्यता में जो पहले लोग थे वो भी जो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद होते थे उनसे और जानवर प्राप्त उत्पादों से या अपने खान पान या कोई बीमारी से संबंधित उसका इलाज करते होंगे, और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। ये मछली वगैरह जिससे जो भोजन करते थे, जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। देखो वहाँ पर जो जले अनाज के दानों तथा जो बीज हैं, जो पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। जो वैज्ञानिक हैं वहाँ पर जो जले अनाज के दाने पाए हैं उनकी जो पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी, यानी उनकी गणना करके उन्होंने ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि वहाँ पर जो लोगों का खाने पाने का रहन सहन कैसा था। इनका अध्ययन पुरावनस्पतिज्ञ करते हैं। जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं।
हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जो हड़प्पा स्थलों से जो फसलें जो फसलें मिली हैं वो हैं, ये जो दाने मिले हैं फसलों के वो हैं गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना। उस समय चना कोई होगा वो सफ़ेद था, सफ़ेद चना थे, तथा तिल जिसे तिली कहते हैं, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। चावल के दाने वहाँ पर कुछ कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़ बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ मिली हैं, शामिल हैं। यहाँ पर हड़प्पा स्थल से जो जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं उनसे यह पता चल गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के समय जो लोग रहते थे वो भेड़ बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों का पालन करते थे। प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविद द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। ये जानवर जो थे वो पालतू थे, यानी पालते थे वो। जंगली प्रजातियों जैसे बराहाय, जैसे सूअर कहते हैं, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आकीटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। वहाँ पर जो मछली पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। यहाँ पर ऊपर जो हिंट में रह गया था ये आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति है। सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। बस्तियों की कुल संख्या थी 106 सिंध में और चोलिस्तान में 239। और आरंभिक हड़प्पा स्थल जो पहले ही आरंभ में जो हड़प्पा स्थल से वो थे 52, चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल थे 65, चोलिस्तान में 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां थीं सिंध में 43, चोलिस्तान में 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल थे 29 सिंध में, चोलिस्तान में 33। आगे ये कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं कि हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। कृषि विधियों के विशिष्ट विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली पाई है, जानकारी प्राप्त करना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? ये पूछ रहे हैं कि क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? कोई पता नहीं है, उन्होंने मान लिया है। यह भी नहीं पता है छिड़काव किया जाता था या फिर बोया जाता था। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृद मूर्तियों यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारियां थीं और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो अब हरियाणा है से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन जो राजस्थान में है नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। जो आरंभ में जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे जो संबंधित है, जो कालीबंगा राजस्थान। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जो खेत थे वो इस तरह काटते थे, ये समकोण पर। इस जो आरंभिक स्तरों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इससे पता लगता है जो समकोण पर दो जो खेत काटते थे, खेतों की जो इन्हें हम मैड़े कहते हैं, वो जो समकोण पर काटते थे, इससे पता चलता है कि वहाँ पर दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया।
जो फसलों को काटने के लिए जो औजार प्रयोग में लिए जाते थे, उनके बारे में जानने के लिए प्रयास भी किए। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? ये अभी पता नहीं है कि वो धातु के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर लकड़ी के बने जो हत्थे होते हैं जो हाथ से पकड़ने के, उनका प्रयोग करते थे। ये अभी ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया है कुछ, जिससे उन्होंने अभी ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है कि वो लोहे के बने हत्थों का प्रयोग करते थे या फिर धातु से बने। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। जो हड़प्पा स्थल हैं, अधिकांश हड़प्पा स्थल हैं, वो अर्ध शुष्क यानी आधे शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। जहाँ पर वो शुष्क है, सूखा है, तो वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ेगी। अफगानिस्तान में शोत्रुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। जो शोत्रुगई नामक हड़प्पा स्थल है, यहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ये पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन मोहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का यहाँ पर ये परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ये पंजाब है, ये भारत वाला पंजाब नहीं है, ये जो पाकिस्तान में है, जो पहले पाकिस्तान में है। अब ये भारत में नहीं है, जो पहले पाकिस्तान में था। इसका नाम शायद अब बदल गया, इसका नाम बदल गया है, पाकिस्तान वाला पंजाब। भारतीय इतिहास के कुछ कुछ विषय प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, जिसमें है जो ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धोलावीरा जो गुजरात में है में मिले अवशेष, ये धोलावीरा में मिले अवशेष, मिले जलाशयों का प्रयोग, जो धोलावीरा जो गुजरात में है वहाँ पर जो जलाशयों का प्रयोग होता था, संबद्ध कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा नामक मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। ये अवतल चक्कियाँ, ये वहाँ पर जो चक्कियाँ थी वो अवतल थी, बड़ी संख्या में मिली हैं। जो अवतल चक्कियाँ हैं वो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो बड़ी मात्रा में मिली हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। ये अनाज पीसने के लिए एकमात्र ही साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलत, कठोर, कंकरीले, अग्नीय अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी, और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, जो तल है वो उत्तल है, जो ऊपर का भाग है वो अवतल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता हुआ, जिससे इन्हें हिलने से रोका जाता हुआ। ये जो चक्की हैं उनको या तो धरती पर रखा जाता होगा या फिर मिट्टी में थोड़ा गड्ढा खोद के तब जमाया जाता होगा, जिससे वो हिले ना। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, तथा हमारे बावर्ची ने यह पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकेवेशंस एंड मोहनजोदड़ो, जो 1937 से उद्धृत। ये अवतल चक्की, ये है अवतल चक्की, ये जो है वो अवतल चक्की है।
पुरातात्विद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुओं किस प्रयोग में लाई जाती थी। में कि खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या यह एक उपयोगी नीति है? ये जो अवतल चक्की है, ये जो चित्र है, ये आपको कक्षा 12 की एनसीईआरटी किताब जो हिस्ट्री की किताब है उसमें मिल जाएगा। ये जो है, ये क्या है? धौलावीरा से मिला जलाशय। जो जलाशय थे, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। ये जलाशय थे, ये इस प्रकार के। यहाँ ये सीढ़ियाँ सी हैं, ये भी सीढ़ियाँ, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ, ये पानी वगैरह भरने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई। ये धातु के औजार हैं। ये मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, नियोजित यानी एक प्लानिंग शहरी केंद्र। नियोजित का अर्थ है हिंदी में, ये नियोजित हिंदी में है, यानी इसे इंग्लिश में ये प्लानिंग कहते हैं। जो एक प्लानिंग शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। हड़प्पा सभ्यता थी, उसका अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ये केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल वही है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, एक छोटा जो ऊंचाई पर बनाया गया था, ये था दुर्ग। और जो दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया, ये था निचला शहर। ये निचला शहर, ये जो इसके ये चित्र दिया गया है, ये तो निचले शहर का है। ये पूरा, ये जो निचले क्षेत्र का है, ये निचले क्षेत्र का है। आप अपनी एनसीईआरटी किताब जो 12th की एनसीईआरटी किताब है उसमें देख लें और समझ लें। ये दुर्ग है, ये दुर्ग, ये दुर्ग है, ये दुर्ग, और ये निचला शहर। आगे चलते हैं। यहाँ पुरातात्विदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। जो पुरातात्विद थे, उन्होंने इसे दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। ये क्या कह रहा है कि दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। यहाँ पर जो संरचनाएं थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी गई, इसलिए इस दुर्ग को ऊंचाई पर बनाया गया। किसी अलग पहचान बनाने के लिए दुर्ग को दीवार से घेरा गया, उसको संरक्षण रखने के लिए, या फिर किसी प्रकार से किसी कारणवश उसको दीवार से घेरा गया, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। जिसे निचले शहर से अलग किया गया था, निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। और देखो, ये दुर्ग भी दीवार से घेरा गया था और ये निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते हैं। जो चबूतरे थे, पहले चबूतरा बनाया ईंट का, फिर उस पर जो दुर्ग वगैरह बनाते थे जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि एक दिन यानी कि प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा अगर एक श्रमिक, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। वो तो पड़ी होगी। अब वो कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया जाता था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती हैं। यहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती हैं।
इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। जो हड़प्पा बस्तियां थी उन सभी में इसी प्रकार की ईंटें काम में लाई गई थी। तो यह नालों का निर्माण। नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे विशिष्ट, सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित यानी प्लानिंग जल निकास प्रणाली थी। पहले नियोजित करके तब यानी कि प्लानिंग करके तब जल निकासी प्रणाली बनाई गई थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को अलग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। जो सड़कें और गलियां थी उनको एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। पहले जो नालियां बनी थी उसके पहले गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया रहने के लिए। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नलियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। ये मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए, ये है। इसे आप NCERT की जो 10th की किताब है उसमें भी देख सकते हैं। और ये दुर्ग के बारे में क्या बताया है कि हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धोलावीरा तथा लोथल जो गुजरात में है जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। पूरी बस्ती कैसी थी? किलेबंद। तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। जो शहर में जो कई हिस्से थे उनको भी दीवार से घेर कर अलग किया गया था। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था। जो लोथल जो गुजरात में है वो दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं गया था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ये जो दुर्ग के बारे में आगे है गृह स्थापत है, इसके बारे में अगले भाग में देखेंगे। फिलहाल इतना ही। प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।